हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लिक्विडेशन का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि लिक्विडेशन होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। देन कैसे लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाया जाता है। आज हम लोग देखेंगे लिक्विडेटर्स रियलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। मतलब एक लिक्विडेटर की जो प्राप्तियां और वितरण होता है उसका स्टेटमेंट या विवरण पत्र हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें जो फॉर्मेट ये शो हो रहा है पीपीटी में, इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो ए पार्ट है इसका वो है रिसिप्ट फ्रॉम एसेट्स रियलाइज्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिक्विडेटर का काम ही है कि जितनी भी एसेट्स हैं उनको वो सेल करे और उससे जो पैसे उसको मिलते हैं रिसिप्ट मिलता है उसको वो कलेक्ट करे। ठीक है, तो सारी एसेट्स वो बेचता है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फुल्ली सिक्योर्ड होती है, सिक्योरिटीज़ जो होती है ना, क्रेडिटर्स होते हैं फुल्ली सिक्योर्ड, उनके पास जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको भी बेचने के बाद जितना फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट है वो तो दे दिया जाता है उनको, और अगर सरप्लस बचता है तो उस सरप्लस को भी हम ऐड कर देते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम एसेट्स रियलाइज इसमें सरप्लस करके शो करते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद में सारी रिसिप्ट्स हम इकट्ठी कर लेते हैं। देन उसके बाद में पेमेंट किया जाता है। बी पार्ट जो इसका होता है रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का, उसमें क्या होता है कि पे करना है। पे करना है तो सबसे पहले तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया गया, उनका जो सरप्लस बचा उसको हम रिसिप्ट फ्रॉम एसेट्स में ऐड कर लेते हैं। देन फिर लिक्विडेटर्स क्रेडिटर्स, इसमें आता है लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। और यहीं पर अगर मान लीजिए कोई लीगल एक्सपेंसेस हैं या कुछ मतलब टैक्स देने का है तो वो सब भी यहाँ पर आते हैं। म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स है या कुछ भी ऐसा टैक्स टाइप का कुछ अगर आइटम है तो उसको भी हम यहाँ पे ही सबसे पहले उसका पेमेंट होता है। उसके बाद में देन कहने का मतलब यह है कि फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दिया, अगर सरप्लस है तो उसको रिसिप्ट में ऐड कर दिया, अगर नहीं है तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं वो नलिफाई हो जाते हैं। देन लिक्विडेटर्स जो एक्सपेंसेस होते हैं, लिक्विडेटर से रिम्यूनरेशन होता है या लिक्विडेटर को कमीशन दिया गया उसको भी कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बताएंगे। देन उसके बाद में फिर आता है डिवेंचर्स। ये जो डिवेंचर्स होते हैं इनका फ्लोटिंग चार्ज होता है सारी एसेट्स पे डिवेंचर होल्डर्स का। और यदि मान लीजिए कि डिवेंचर होल्डर्स को, आपने देखा होगा कि जब भी डिवेंचर्स दिया रहता है तो उसमें एक परसेंट भी दिया रहता है, इंटरेस्ट परसेंट। तो इंटरेस्ट उनको साल भर का मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला है तो डिवेंचर्स का, जैसे मान लीजिए 2,50,000 अमाउंट है डिवेंचर्स का और आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 6 मंथ का डिवेंचर नहीं मिला है, 6 मंथ का इंटरेस्ट डिवेंचर्स पे नहीं दिया गया है, तो आप डिवेंचर का जो परसेंट दिया रहेगा उसके हिसाब से पूरे एक साल का निकाल के उसका हाफ कर देंगे। 6 मंथ का अगर डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया गया तो वो इंटरेस्ट भी डिवेंचर के अमाउंट में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और उनको पेमेंट करते हैं। उसके बाद में देन बारी आती है क्रेडिटर्स की, जिसमें प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स रहते हैं। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में वेजेस एंड सैलरीज, ये भी अगर एम्प्लॉयज़ का बचा हुआ है तो वो भी आता है। एंड देन फिर उसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे सब क्रेडिटर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मीन्स ऐसे क्रेडिटर्स जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहते हैं उनके पास तो फुल सिक्योरिटी रहती है, मतलब कि उनका जो अमाउंट है उनका वो उनको पूरा मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए 10,000 का लोन है तो उनके पास सिक्योरिटी सिर्फ 5,000 की है, तो 5,000 जो बचा है रिमेनिंग उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर।
ठीक है। तो इस तरह से सारी रिसिप्ट को इकट्ठा करने के बाद पेमेंट किया जाता है। सीक्वेंस आप देख लीजिए। देन उसके बाद में अगर पेमेंट करने के बाद भी कोई अमाउंट बचा है तो वो पेमेंट किसको दिया जाएगा? कंट्रीब्यूटरीज, मतलब कि शेयर होल्डर्स को। और अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स बोथ हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को मिलता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि डिविडेंड भी उनका पेंडिंग है, अभी नहीं मिला है उन लोगों को, तो डिविडेंड भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, अगर उनको फर्स्ट प्रेफरेंस है कैपिटल पर भी और डिविडेंड पर भी, तो उनको पहले डिविडेंड बनने डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाद में जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो ये था फॉर्मेट लिक्विडेटर्स रियलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। नाउ अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक और बनाया जाता है स्टेटमेंट लिक्विडेटर्स का, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड लिस्ट टू बी एनेक्स्ड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब हम बनाते हैं तो इसमें पूरी डिटेल, इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है। तो इसमें जो लिस्ट ए होती है, लिस्ट ए, लिस्ट बी सी डी इस तरह से होती है। उसके बाद देन ई एफ जी एंड एच। एच जो होता है डिफिशियंसी का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, कंपनी का नाम लिखा जाता है, ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। देन बारी आती है एसेट्स की। तो एसेट्स, ऐसे एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या आता है? बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं, बैलेंस ऑफ एट बैंक आता है, देन मार्केट सिक्योरिटीज़ आती हैं, है ना। ट्रेड और ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आता है, लोन एंड एडवांसेस अगर हैं तो वो आता है। अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स ऐसी कॉल जिनको पे नहीं किया गया है वो आती हैं। इन्वेंट्रीज या स्टॉक आता है एंड वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो आता है। ये लिस्ट ए में सब आते हैं। ठीक है। उसके बाद में जिनको ऐसी एसेट्स इसमें सारी आती हैं जिनको कि कहीं पे गिरवी नहीं रखा गया है किसी लोन के लिए। ठीक है। उसी तरह से फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, यूटेंसिल्स, इन्वेस्टमेंट्स इन अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट है, लाइव स्टॉक्स मतलब जो पशुधन हो सकते हैं, इसमें कैटल्स हो सकते हैं, ये सब आता है। वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, एंड अदर प्रॉपर्टीज़ अगर कोई है तो ये आता है लिस्ट ए में। देन एसेट्स स्पेशली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। लिस्ट बी में यहाँ पर देखिए ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो होते हैं जिनके पास सिक्योरिटी होती है और वो पूरी तरह से सिक्योर्ड होते हैं, मतलब उनको ऐसा नहीं होता है कि पेमेंट नहीं मिलेगा और उनका पैसा डूब जाएगा। तो ये इनको फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं इसमें। तो यहाँ पर 4 कॉलम बनाए जाते हैं जैसा कि फॉर्मेट में आप देख रहे हैं, ए बी सी एंड डी। और एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू उनकी क्या है और ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या है। उसके बाद में अगर जो रियलाइजेबल वैल्यू है, मान लीजिए कि रियलाइजेबल वैल्यू 5000 आई और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे 4000 थे, तो यहाँ पर डिफिशियंसी नहीं है, यहाँ पर क्या है? सरप्लस है, जिसको हम डी कॉलम में 1000 सरप्लस लिखेंगे। और अगर मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि मतलब वो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे लेकिन उनका जो वैल्यू है वो एकदम से डाउन हो गया और उनको अगर पैसे मतलब पूरे नहीं हुए, उनका लोन नहीं पूरा हुआ, तो उसको हम डिफिशियंसी में दिखाएंगे, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो ये था लिस्ट बी के बारे में। अब देन आता है लिस्ट सी। लिस्ट सी में जो एस्टिमेटेड सरप्लस एसेट्स फॉर स्पेशली प्लेस्ड, ये इनका पूरा डिटेल हम लिखते हैं। एंड लिस्ट सी में पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं। देन लिस्ट डी, इसमें समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स रहता है।
ठीक है, ग्रॉस एसेट्स जो भी समरी लिस्ट डी में हम लिखते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो लाइबिलिटीज़ के लिए है, लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पर ग्रॉस लाइबिलिटीज़ ये आता है आपका लिस्ट ई में। ठीक है, ये देखिए लाइबिलिटीज़ का लिस्ट ई में आता है। तो ये लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस और एडेड टू डिफिशियंसी, है ना। अगर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं तो उनके पास डिफिशियंसी होगी, और अगर फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और रिलाइज होने एसेट रिलाइज होने के बाद में सरप्लस बच रहा है तो वो सरप्लस आता है यहाँ पर। ठीक है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं वो एज पर लिस्ट सी प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स इसमें डालते हैं। देन एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ एसेट अवेलेबल ऑफ डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को हमेशा फ्लोटिंग चार्ज होता है ऑल एसेट्स पे। ठीक है, देन एस्टिमेटेड सरप्लस डिफिशियंसी और डिफिशियंसी एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। देन एस्टिमेटेड अनसिक्योर्ड बैलेंस ऑफ क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स एंड एस्टिमेटेड अनसिक्योर्ड बैलेंस ऑफ क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड एंड पार्टली सिक्योर्ड दोनों यहाँ पर आता है। देन ट्रेड पेबल्स में जो बिल्स पेबल आएगा और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। देन उसके बाद में एस्टिमेटेड सरप्लस जो होता है ऑब्लिक डिफिशियंसी एज रिगार्ड क्रेडिटर्स, है ना, ये लिस्ट एच होता है। इसमें लिस्ट एच में जो भी बनाया जाता है उसमें क्या होता है, जिस डेट को लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया जाता है उस डेट की जो वो उस डेट से जो लिक्विडेटर होता है वो कम से कम 3 इयर्स तक ये जो डिफिशियंसी अकाउंट है इस अकाउंट की जो टाइम लिमिट है वो शुरू होती है, और जो कंपनी है वो अपने टोटल जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है कंपनी का उस समय से और जिस समय लिक्विडेशन होता है उस समय के बीच में 3 साल से, अगर वो पीरियड 3 साल से कम हो तो फिर जो डिफिशियंसी अकाउंट है उसकी जो टाइम लिमिट है वो उसके कंपनी के जिस डेट को वो रजिस्टर्ड हुई है उस डेट से शुरू होती है। ठीक है, तो डिफिशियंसी अकाउंट लिस्ट एच रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें लिस्ट एच में जो होता है वो जो आइटम्स हैं, है ना, कंट्रीब्यूटिंग टू डिफिशियंसी, है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक्सेस इफ एनी, कोई भी अगर हुआ, कैपिटल और लाइबिलिटीज ओवर एसेट्स फ्रॉम जो भी डेट होगा जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है। सेकंड है नेट डिविडेंड एंड हाउस डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, देन नेट ट्रेडिंग लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड। देन ये बस ध्यान में रखिएगा कि ये आइटम्स डिफिशियंसी अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। देन एस्टिमेटेड लॉस which is now written off or for which provisions has been made for the purpose of preparing the statement, तो और other items contributing to deficiency or reducing surplus. ओके, देन आइटम रिड्यूस डिफिशियंसी, इसमें ये वाले जो आइटम्स हैं क्या क्या होंगे, एक्सेस, अगर इफ़ एनी कोई एसेट पर ओवर कैपिटल और लाइबिलिटीज़ कोई एक्सेस है तो नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आएगा। देन अदर आइटम रिड्यूसिंग डिफिशियंसी और कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस, ठीक है, और उसके बाद में नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका डिफिशियंसी अकाउंट बनता है। जनरली क्वेश्चन ये इस तरह से लिस्ट ABCD जो कि एसेट्स के लिए रहती है, एंड EFG ये लाइबिलिटीज़ के लिए है, एंड H में डिफिशियंसी और सरप्लस दिखाया जाता है। तो इस तरह से लिक्विडेशन का ये जो फॉर्मेट है, इस तरह से 3 स्टेटमेंट हम बनाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।